लीवर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, अस्थमा है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लोग तब आते हैं जब हर जगह हार चुके होते हैं, कोई नजर नहीं आता और सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपकी ये कंडीशन आ गई है तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 100% रिजल्ट दूंगा गारंटी के साथ। उसका कारण क्या है कि हम जो काम करते हैं ना, वो होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। होलिस्टिक हेल्थ एग्जैक्टली क्या है ये? ज्यादातर लोग होलिस्टिक का जो मतलब समझते हैं, वो समझते हैं नेचुरल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड है या हेल्दी फूड है। होलिस्टिक का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्ट बॉडी का मतलब कोई ये नहीं है कि पहलवान। परफेक्ट बॉडी का मतलब है कि पहली बात, जिसका डाइजेशन खराब है, ये समझ लीजिए आज नहीं तो कल उसको कोई ना कोई बड़ी बीमारी लगना तय है और उसका वेट भी बढ़ना तय है और स्ट्रेस डिप्रेशन भी होना तय है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल। शादी में या किसी भी पार्टी में जाके जो बंदा फ्रूट्स खाता है ना, मेरी नजर में उससे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई है ही नहीं। जो बंदा शादी में जाके रोटी खाता है, उससे बड़ा बेवकूफ नहीं। क्यों खाए भाई फ्रूट? हाय एवरीवन। नॉर्मली जब फिजिकल हेल्थ की बारी आती है, तो आप हमारे साथ वर्कआउट भी करते हो, वेट लॉस, फैट लॉस और डाइट का ध्यान रखना है। लेकिन जब हमारे साथ आते हैं तो नॉर्मली हम फिजिकल सेल्फ की बात करते हैं कि हमें कैसे दिखना है, फिटनेस क्या है, फिजिकल फिटनेस क्या है। लेकिन आज हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि हॉलिस्टिक हेल्थ क्या है, कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट वेलनेस क्या है। और इसके लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सत्या, और सर बताएंगे कि थोड़ा सा जो हम कराते हैं उसको और एक बड़े लेवल पे हम कैसे लेके चल सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू जी। तो सर, सबसे पहले थोड़ा सा कि एग्जैक्टली होलिस्टिक हेल्थ जो बोलते हैं, हाँ जी एग्जैक्टली क्या है ये? सुमित जी, इसको समझने के लिए है ना, थोड़ा सा कुछ चीज़ें जानना जरूरी है कि कोई भी चीज़ जब हम कंसेप्ट को समझते हैं तो उसका लिटरल मीनिंग हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग होलिस्टिक का जो मतलब समझते हैं या होलिस्टिक हेल्थ का जो मतलब समझते हैं, मोस्टली आप कहीं भी देख लेना, वो समझते हैं नेचुरल। हाँ, बिल्कुल। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड है या हेल्दी फूड है। ज़्यादातर लोग होलिस्टिक का मतलब यही समझते हैं। लेकिन मेरे लिए होलिस्टिक का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। होलिस्टिक जो शब्द है उसका मीनिंग है समग्र, संपूर्ण, कंप्लीट, पूरा एज ए होल, कंप्लीट। ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट हेल्थ, पूरी तरीके से जो हेल्थ है, दैट इज द होलिस्टिक हेल्थ। तो इसके 4 मेजर पैरामीटर्स हैं होलिस्टिक हेल्थ के। फर्स्ट इज द परफेक्ट बॉडी। परफेक्ट बॉडी का मतलब कोई ये नहीं है कि पहलवान। परफेक्ट बॉडी का मतलब है कि पहली बात कि उसकी जो बॉडी में है कोई भी पेन नहीं है, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। yes. सुबह जब वो उठता है तो उसको उबासियां नहीं आ रही हैं। जब वो टॉयलेट जाता है तो उसको 2-4-5 मिनट में फ्रेश हो जाता है, तो उसके लिए उसको बैठना नहीं पड़ रहा है या कोई सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ रहा है। पूरे दिन वो एनर्जेटिक है, कोई दवाई नहीं ले रहा है। रात को जब वो सोने जाता है तो शरीर में किसी तरह की कोई थकान नहीं है अपना डे टू डे का काम करते हुए। और फिर वो जब सोने जाएगा 5-7 मिनट में, 10 मिनट में उसको अच्छी नींद आ जाती है और उसकी नींद पूरी हो रही है। ये परफेक्ट बॉडी है। दूसरा, आइडियल वेट, कि उसकी हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से नहीं, हाइट के हिसाब से, हर एक 5 फुट का अगर आदमी है उसके लिए 50 किलो वेट होना चाहिए। अगर वो बहुत कम वेट है, अंडर वेट है। अगर ज्यादा वेट है तो ओवर वेट है, और बहुत ज्यादा वेट है तो ओबीस है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा है। इसके ऊपर रफ आइडिया बता रहा हूं मैं, एक्यूरेट नहीं, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। 1 इंच के ऊपर 2.5 किलो वेट ऐड कर दो आप, यानी कि जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच अगर है, 75 kg वेट उसके लिए होना चाहिए। ये एक रफ आइडिया है।
तो उसका आइडियल वेट है। तीसरी चीज है सुपर डाइजेशन है। सुपर डाइजेशन, क्योंकि गट इश्यूज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं तो ये मानता हूं जिसका डाइजेशन खराब है, ये समझ लीजिए आज नहीं तो कल उसको कोई ना कोई बड़ी बीमारी लगना तय है, और उसका वेट भी बढ़ना तय है, और स्ट्रेस डिप्रेशन भी होना तय है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। प्रॉब्लम आएंगी अगर उसका गट इश्यूज हैं तो। 3 चीज हो गई। चौथी चीज आती है रिलैक्स माइंड। आज के दिन, पहले इतना नहीं था, लेकिन आज के दिन माइंड का इफेक्ट सीधा बॉडी के ऊपर आता है, और बॉडी का इफेक्ट सीधा माइंड के ऊपर आता है। तो रिलैक्स माइंड होना भी बहुत जरूरी है। ये 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं होलिस्टिक हेल्थ के लिए, और 5वां जो पैरामीटर है दैट इज हैप्पी लाइफ। अगर आदमी के पास ये 4 चीजें हैं तो हैप्पी लाइफ अपने आप हो जाती है। तो ये मेरी नजर में होलिस्टिक हेल्थ इज दैट। इसको मैं बोलता हूँ डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक हेल्थ। जो हमारा जो ब्रांड है, जो हमारे क्लिनिक हैं, वो इसी नाम से है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, तो अगर मान लो कि नॉर्मल अगर बात करूँ तो फिर किस टाइप के लोग आते हैं और क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? अगर आप हमारे को 20 साल हो गए एक्टिवली काम करते हुए। वैसे तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन एक्टिवली जब हमने पहला क्लिनिक ओपन किया था 1 जनवरी 2006 को, तो इसी 1 जनवरी को 20 साल कंप्लीट हुए हैं हमारे। तो हमारे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं क्रोनिक डिजीज, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, अस्थमा है, या फिर मेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस डिप्रेशन। स्ट्रेस के तो लोग आते ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग तब आते हैं जब हर जगह हार चुके होते हैं, कोई नजर नहीं आता। डिप्रेशन है, ओसीडी है, बाइपोलर है, सीवियर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, कैंसर हो गया है, या फिर मोटापा इतना ज़्यादा हो गया, 100 किलो वेट हो गया है, और सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, तब हमारे पास आते हैं। मैं बोलता भी यही हूँ, भाई जब थक जाओ ना मेरे पास आ जाना, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो हम 90% लोगों के ऊपर काम करते हैं, और ज़्यादातर जो लोग दुनिया में काम कर रहे हैं वो 10% पे काम करते हैं। इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ। 10% का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेंटर को चलाने के लिए, क्लिनिक को चलाने के लिए, इन चीज़ों का, एलोपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेचुरोपैथी है, योगा है, आयुर्वेदा है, या जिम है, जितने भी मतलब इस कैटेगरी में आते हैं, उनको चलाने के लिए सिर्फ 10% सेटिस्फाइड क्लाइंट चाहिए होते हैं जिनको रिजल्ट आया है। अगर 10% सेटिस्फाई हैं, वो हर क्लाइंट 2, 4, 5 लोगों को ले आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 40-50 तो वही ले आएंगे, 10%। बाकी आपकी थोड़ी सी उन्हीं 10% को दिखा के आप मार्केटिंग कर लेंगे तो भी हो जाएगा, तो काम हो जाएगा, तो आपकी दुकान आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से सब अपनी दुकानें चला रहे हैं, चाहे वो डाइटिशियन हो चाहे कोई भी हो बेसिक से। अब 90% का क्या हुआ? 90% आज उसी कंडीशन में है, उसी बीमारी से ग्रस्त है, उसी पेन में है, उसी मोटापे के साथ है। वो कुछ दिन के बाद एक दुकान और ट्राई करके देखेंगे, फिर कोई एक और करके देखेंगे, 3-4 करने के बाद वो हार मान के बैठ जाएंगे, और फिर वो ये कहेंगे जी कुछ नहीं होना, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी ये कंडीशन आ गई है तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 100% रिजल्ट दूंगा गारंटी के साथ, और वो होगा ही होगा। उसका कारण क्या है कि हम जो काम करते हैं ना, वो होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। हम वेट पे, बीमारी पे, पेन पे, स्ट्रेस पे काम ही नहीं करते, हम होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। सबसे पहले आपकी यूनिकनेस की जांच होती है। हर एक बंदे के अंदर उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ बिल्कुल अलग मिलेगी। तो हम आपकी यूनिकनेस की जांच करते हैं पहले, फिर आपके लिए जो चीज, एलोपैथी जरूरी है तो एलोपैथी रिकमेंड की जाती है, आयुर्वेद है तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी है तो नेचुरोपैथी। हाँ, कुछ चीजें बेसिक हैं, करनी है, योग करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करनी है, माइंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये चाहिए ही चाहिए, ये करनी है। इनके ऊपर हम काम करते हैं पूरी तरह से।
ओके तो जैसे नॉर्मल अगर मान लो कि होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं अगर हम अब कोई भी आता है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यू नो फीमेल हैं, 5'4" 5'5" हाइट है, अब 90 किलो 100 किलो का वेट हो चुका है, 3-4 साल से 5 साल से 6 साल से ध्यान नहीं दिया, अब मान लो हमारे पास आते हैं, राइट? तो उनको एग्जैक्टली हम क्या क्या चीज़ें कराएंगे? आप उनको कैसे पहले तो इसके कंसेप्ट को समझने की हम केवल एक ही इशू लेते हैं, हम एक इशू लेते हैं उनका कि मान लो कि Weight. आपके पास, हाँ वेट आप लेना चाह रहे हैं हाँ कि एक लेते हैं ताकि हम उस पर थोड़ा डिटेल में जा पाएं कि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा ओबीज वाले कैटेगरी में है, ये काफ़ी मोटे हैं, वो आते हैं हमारे पास। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। वेट, मोटापा जो है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है, एक मोटापा और एक जो है ना पेट के ऊपर फैट। हाँ, ये दो बेसिक प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है लोगों को जो है ना वेट उतना नहीं है लेकिन पेट पे फैट। हाँ, ये दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पे हमने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, प्रैक्टिकल रिसर्च की बात कर रहा हूं मैं। पिछले 20 साल में 25,000 से ऊपर लोग तो मैं पर्सनली, जैसे हम बैठे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे चुका हूं, जिनको 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का प्रोग्राम देके उनका वेट लॉस कराया है, बीमारियां दूर की हैं और वो भी परमानेंट क्योर, गारंटी के साथ रिजल्ट्स। कारण क्या होता है मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है वेट गेन होता कैसे है, कारण क्या है वेट गेन का। बहुत ही सिंपल सा जो कारण है वेट गेन का, पहली बात इनपुट और आउटपुट, ये दो ही चीजें काम करती हैं। यस। इसके अलावा अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। हाँ, 75 बातें कोई अगर यूं कह रहा है, मैं अभी कई बार मैं बोलता हूं, मैंने किसी ने रील भेजी मेरे को, एक बंदा बोलता है वेट लॉस के लिए पलक झपकाने की जरूरत नहीं है, उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, पड़े पड़े टीवी देखते रहो और खाते रहो तब भी वेट लॉस होगा, सब कुछ खाओ फिर भी वेट लॉस होगा। मैं कह रहा हूं उसको अगर कोई बंदा फॉलो कर रहा है और उसके लाखों अगर वायरल है ना, तो मेरे को लगता है कि कोई भी बंदा जो है ना अपनी हेल्थ को देखना ही नहीं चाहता है। क्योंकि वेट बढ़ा क्यों है यार? सबसे पहले हमारे शरीर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, कैलोरी की रिक्वायरमेंट, जिसको बीएमआर बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। वो क्या है, मैं साइंस की भाषा में, एक डॉक्टर की भाषा में बात नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल एक साधारण आदमी को समझाने की बात कर रहा हूं मैं। वो क्या है, आंखों को देखने के लिए, कानों को सुनने के लिए, हमें बोलने के लिए, सोचने के लिए, ब्रेन को, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, बॉडी की एक एक सेल काम कर रही है, मानते हो? उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यस। तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरी ये। जी। ठीक है जी। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है बेसिक है, पहले तो मेरी वो पूरी होगी। अब क्या है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इस तरीके का है कि जब भी हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन होके कुछ पार्ट लीवर में जाके ग्लूकोज जो है ना स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा। वो किस चीज के लिए? इमरजेंसी के लिए। क्योंकि ब्रेन को अगर शुगर नहीं मिली तो हम डेड हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रेन अटैक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो उसको शुगर हर वक्त मिले, उसके लिए लीवर क्या करेगा? इकट्ठा कर लेगा। तो वो थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया, बाकी जितना भी ग्लूकोज है वो सारा ब्लड के अंदर है। ठीक है। तो जब भी हम शुगर चेक करते हैं, एक हम सुबह करते हैं फास्टिंग चेक, एक होते बाद तो कम होती, एक होती है खाना खाने के 2 घंटे के बाद। ठीक है। क्यों करते हैं 2 घंटे के बाद? क्योंकि जब हम इमीडिएटली अगर शुगर करेंगे चेक, हमारी शुगर बढ़ी हुई होती है, खाना खाने तुरंत बाद बढ़ी होती। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज मुंह में जैसे ही हम खाना चबाना शुरू करते हैं, वो ग्लूकोज आनी शुरू हो गई तो वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जा रही है, कुछ फिर डाइजेशन से जा रही है। अब वो ग्लूकोज बॉडी में यूज हो रही है किसके लिए? ये बेसिक काम करने के लिए। आपको ये बेसिक काम करने के लिए साधारण भाषा में बोलूं तो 1 रोटी की जरूरत थी, 1 बाउल चावल की जरूरत थी, ये मान के चलो आप। आपने खाई 4 रोटी, आपने खाए 2 बड़े बड़े बाउल चावल के,
या रोटी के या ज्वार के बाजरा के, कोई भी खा लो आप, या प्रोटीन खा लो, फैट खा लो, जो खाया आपकी रिक्वायरमेंट थी। मैं मान के चलूं कि आपकी 100 ग्राम की रिक्वायरमेंट थी, अगर साधारण भाषा में बात करें 100 ग्राम आपने खा लिया आधा किलो, ठीक है जी। अब ये जो 100 ग्राम की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई आपकी, अब जो 400 ग्राम बच गया, आप उसको कैलोरी बोलो, जो बोलना है बोलो, वो बच गया, ब्लड में नहीं रह सकता, वो ब्लड में नहीं रहेगा। क्योंकि प्रिंसिपल क्या कहता है कि 2 घंटे के बाद आपकी ब्लड की जो शुगर का जो लेवल है वो कम होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको कम कौन करेगा? इंसुलिन। इंसुलिन कंट्रोल करेगी। इंसुलिन क्या करेगी? जबरदस्ती बॉडी की जो सेल्स हैं उनको दे देगी कि भाई तुम लो, मेरे पास जगह नहीं है। तो वो जहां पर फैट सेल पहले से ही बन चुकी हैं वहां पर वो स्टोर करना शुरू कर देगी, क्योंकि ब्लड में वो रह ही नहीं सकता, नहीं तो ब्लड का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ब्लड का काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट का है। अगर ट्रांसपोर्ट खुद भर के रखेगा, अगर देगा नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम आगे कहां से लेगा फिर वो। ठीक है। अब क्या हुआ, वहां उसने वो जो 400 ग्राम था वो बॉडी को दे दिया और वो फिक्स डिपॉजिट हो गया है। अब आपके बैंक में, आपके पास, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, आप जो है 70-80 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, आपके पास 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, आप क्या करोगे? चलो यार बैंक में पड़े करके मैं क्या करूंगा, एफडी करवा देता हूं। आपने इकट्ठा किया 1 लाख 2 लाख इकट्ठा करके एफडी करवा दी। अब एक बात बताओ, कल दूध खरीदना है आपको, क्या एफडी तुड़वाओगे उसके लिए आप? नहीं ना। नहीं। रेंट देना है, क्या एफडी तुड़वाओगे? नहीं। बच्चे के स्कूल की फीस बनना है, एफडी नहीं। एफडी तो नहीं तुड़वाओगे ना। नहीं। अब सैलरी आएगी उसको यूज करोगे। यस। ठीक है। यस। जो आप कमाओगे उसको यूज करोगे। एफडी कब तुड़वाओगे फिर आप? बहुत जरूरत होगी तब, या तो मैच्योर हो जाएगी तब, हाँ। या इमरजेंसी क्रिएट हो गई, कोरोना आ गया, अब मेरे पास पैसे है नहीं, भाई एफडी तुड़वा के मुझे काम, या बच्चे की शादी करनी है, अब उसी के लिए तो मैंने एफडी करवाई थी, करोगे? यस। सेम बॉडी का हिसाब है, ये काम ऐसे ही करती है ये। अब आपने जो एफडी हो चुकी है वो अब यूज नहीं हो रही है, अब आपको भूख लग रही है यार, तो आप तो पहले ही एक्स्ट्रा लेके बैठे हो, उसी से खा लेगा, उससे नहीं खाएगा, अब आपको खाना पड़ेगा। अगर नहीं खाओगे आप, जब भूख लगेगी, अगर नहीं खाओगे तो आपका सबसे बड़ा पहला इफेक्ट किस पे आएगा? ब्रेन के ऊपर। ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है तो ब्रेन की कंसंट्रेशन डाउन होनी शुरू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लूज होना, विल पावर लूज होना, ये सारी चीजें, डिसीजन लेने की शक्ति क्या होगी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन कम होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे कम हो गई, फिर उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर भी आने लग जाएगा, सारा प्रोसेस स्लो होना, मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा। बोला यार ये तो भूखमरी हो गई है, कुछ है ही नहीं, तो और स्लो हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए आपकी एफडी नहीं टूटने वाली यहां पर, जो उसको बोलते हैं फैट। तो आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा हो गया है, और वो कब हुआ? अभी, क्योंकि ये शाम तक नहीं चलने वाला, अभी की अभी आपके ब्लड में से जाएगा ही जाएगा फैट सेल में, इवनिंग तक यूज नहीं होगा ये। अब आपको भूख लगेगी, नहीं खाओगे तो कमजोरी महसूस करोगे। फिर क्या होगा? अगर मान लो आपने 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, फिर एक सिग्नल जाएगा ब्रेन से, भूखमरी आ गई है जी, कुछ मिल नहीं रहा है, एफडी तोड़ो, अब तोड़ो। तो भूखे मरोगे 2-4 दिन, तब तो एफडी टूटेगी, नहीं तो नहीं टूटेगी। तो इसलिए क्या है, लोग वेट लॉस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक टाइम में वो इतना खा रहे हैं जितनी उसको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो पहला प्रिंसिपल है कि एक बार में कम से कम खाओ। अगर आप कम से कम खाओगे तो आपका क्या होगा? आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, स्टोर कुछ होगा नहीं। तो आप फ्रूट्स खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उतना खाना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा खाया तो स्टोर होगा, और सीधा सा कंसेप्ट है, जो इनपुट है अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आउटपुट फैट ही आएगा, वेट कम नहीं हो सकता। तो लोग जरूरत से 90%, मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं, किसी रेस्टोरेंट में जाके देख लेना, मैंने रिकॉर्ड है, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं, हम 4 फैमिली के मेंबर जब जाते हैं ना, अब सोच के देखो, हम जब ऑर्डर करते हैं वहां पर 1 सब्जी और लच्छा पराठा करेंगे,
ठीक है ना। तो अब सोच के देखो, 2 लच्छा पराठा ऑर्डर करते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लच्छा पराठा और कर लेते हैं। यानी कि एक आदमी कितना खा रहा है? आधा। परफेक्ट। हाँ। और कोई एक आधा, थोड़ा सा बच्चे थोड़े से जवान है तो ज़्यादा खा लिया उसने, आधा और खा लिया बस। बंदा आप देखोगे, मैं हैरान होता हूं जब रेस्टोरेंट में लोगों को देखता हूं, दाल मखनी भी, पनीर भी, मिक्स वेज भी, ऊपर से लच्छा पराठा भी, नान भी, और इतनी चीजें, पता नहीं इतना भरा रहता है, कैसे खाते हैं? वो सारा वेट बढ़ा रहा है। मैं कहता हूँ सब कुछ एंजॉय करो, पिज्जा बर्गर सब कुछ जो खाना है खाओ, लेकिन नियम बना के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय करने के लिए तो खा रहे हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी जो वेट जो गेन हो रहा है ना, पहला ये समझना जरूरी है कि वेट गेन क्यों हो रहा है। चाहे फ्रूट्स खाएं, चाहे आप रोटी खाएं, चाहे चावल खाएं, चाहे प्रोटीन खाएं, चाहे कुछ भी खाएं, चाहे वेज खाएं, चाहे नॉन वेज खाएं, अगर आपकी क्वांटिटी और जो टाइप ऑफ फूड है, आप अगर एक मान लो नॉन वेज का बर्गर खाते हो तो उसका टोटल इनटेक कितना बढ़ गया आपका? उसमें क्रीम भी होती है, चीज भी होता है, टोटल इनटेक बढ़ गया ना आपका। तो वो अगर आप खा रहे हो इतना ज्यादा, आपकी औकात भी तो होनी चाहिए खाने की। बंदे की औकात है नहीं खाने की, वेट बढ़ता जा रहा है, तो औकात कहाँ हुई? मेरी है औकात, मैं सब कुछ खा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हेल्दी हूँ, क्योंकि मेरा वेट की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं खा सकता हूँ। हाँ, उनके तो वेट की दिक्कत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, औकात बनाओ, फिर एंजॉय करो फूड, कोई दिक्कत ही नहीं है कोई। और जो भी आपने नियम के लिए बोला कि अगर मान लो बर्गर पिज्ज़ा कुछ भी एंजॉय करना है तो कर सकते हैं, लेकिन नियम होना चाहिए। हाँ, तो नियम क्या होना? देखो, नियम क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम बोलते हैं डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल्स। वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो बंदा फॉलो कर ले, वो बीमार नहीं पड़ सकता और उसका वेट लॉस होना ही होना है। एक काम तो आप करवा रहे हैं, 1 घंटा आप फिटनेस के लिए जो है ना करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर ये प्रिंसिपल उसमें ऐड कर दें साथ में, पहला जो प्रिंसिपल है होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल, दैट इज द ड्रिंक सॉलिड्स एंड ईट लिक्विड्स, कि इतना चबाना है, मुंह में एक दाना भी डालना है, चबाना है, इतना चबाना कि वो पानी बन के अपने आप अंदर जाए। मैं कहता हूं पार्टी में जाओ, एक कॉर्नर से लगो, जो मर्जी आए खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम क्या है कि मुंह में अगर डाला है तो इतना चबाना है कि लिक्विड बन जाए, पानी बन जाए, फिर अंदर जाए। अब पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, नमकीन खाओ, मीठा खाओ, अंडे खाओ, डंडे खाओ, जो खाना है खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको चबाओ इतना कि वो पानी बन जाए। ठीक है, तो घर में खाओ चाहे बाहर खाओ, पर ये है, अब मीठा खाओ, एक रसगुल्ला चबा के खा के दिखा दो मेरे को, आप नहीं खा पाएंगे। 2 नहीं खा सकता आदमी, एक मुश्किल से खाएगा। एक पूरा पिज्जा एक आदमी 4 पीस वाला खा ही नहीं सकता, चबा के रबड़ की तरह हो जाता है। तो खा कैसे रहा है? नॉन वेज नहीं खा सकता, खा ही नहीं सकता बंदा, क्योंकि चबा के खाएगा तो खा नहीं सकता। फिर आपको क्वांटिटी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, चबा के खाओगे तो अपने आप कंट्रोल कर देती है बॉडी। तो शुरू में ये पहला प्रिंसिपल है। ईट लिक्विड का मतलब है मुंह में पानी, जूस या कुछ भी डाला है, उसको घुमा के तब अंदर लेके जाना है, गट गट करके नहीं पीना। ये पहला प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। हाँ जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। शुरू में ये नियम, जैसे मान लो कि आदत थोड़ा जल्दी खाने की, जैसे मैं नॉर्मल बता रहा हूँ सभी की, कि थोड़ा जल्दी खाने की आदत है, 10 बार चबाया खा लिया, तो शुरू में आदत कैसे डलवाते हो? मतलब जबरदस्ती? देखो, शुरू में ये हम इस प्रिंसिपल को फॉलो कराने के लिए मैं सामने बिठाता हूँ, मैं सामने बिठा। हाँ, जब मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम भी होते हैं उसमें भी होते हैं। मेरा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है 20 डेज का होलिस्टिक लाइफ चैलेंज, कि 20 दिन में ही आप होलिस्टिक लाइफ का मतलब है हेल्थ, उसका एक पार्ट है। होलिस्टिक लाइफ के 4 पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस एंड सक्सेस। तो जो लोग होलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, कि हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, हैप्पी, पीसफुल एंड सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ये मेरा 20 दिन का प्रोग्राम है, 2-3 घंटे डेली देने होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम, और ये रेजिडेंशियल भी होता है, अगर कोई बंदा ऑनलाइन नहीं करना चाहता, फेस टू फेस करना चाहता, तो जैसे ऋषिकेश में मेरा प्रोग्राम होता है, कभी वृंदावन में होता है, दिल्ली में होता है, तो जगह जगह होता है 5-6 दिन का। इसमें जो है हम लोगों को बैठाते हैं और उनको खाना, मैं साथ बैठ के खाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अब इतना बाइट होना चाहिए, एक अंगूठे के जितना, बस इतना वो बाइट मुंह में डालना है, फिर एक सब्जी का वो डालना है, और उसको अब बैठो आराम से। हमारा क्या होता है, हमने खाया, हाथ सीधा यूं पहुंच जाता है,
ऐसे नहीं होना चाहिए, मुंह में डाला और बैठ जाओ। अब आंख बंद कर लो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। खूब चबाओ, खूब चबाओ, और इतना चबाओ कि पानी बन जाए, तब अंदर जाए। अकेला ये नियम आपका डिप्रेशन ठीक कर सकता है, एंजाइटी ठीक कर सकता है। अकेला ये नियम आपका वेट कम कर सकता है। शुरू में 8-10 किलो वेट तो इसी से कम हो जाता है 2-3 महीने में। सिर्फ इतना नियम, क्वांटिटी कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं हेल्दी अनहेल्दी की भी जरूरत नहीं है। हेल्दी फूड चबा के खाओगे तो मजा आएगा, और अनहेल्दी खाओगे ना, मजा आना ही बंद हो जाएगा। तो देखो, आप खा के दिखाओ। एक तरफ आप फ्रूट्स चबा के खाओ और एक तरफ पिज्जा चबा के खाओ, मजा किस में आएगा? आप देखो, एक तरफ सिर्फ प्याज और रोटी वो चबा के खाओ, और एक तरफ बढ़िया से बढ़िया बर्गर चबा के खाओ, आप देखो मजा किस में आएगा? नेचुरल होगा, हेल्दी होगा, जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल होगा, उसमें मजा आएगा, दूसरे में मजा नहीं आएगा। बस सीधा सा प्रिंसिपल है जी। परफेक्ट, परफेक्ट। नहीं, तो ये पहला प्रिंसिपल है yes, हमारा। दूसरा जो प्रिंसिपल है होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल, वो है फिक्स टाइम। फिक्स टाइम। भूख के हिसाब से नहीं खाना, भूख तो लगेगी ही नहीं। हम बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कल तक करते रहो बेशक से बातें, भूख लगेगी क्या? ध्यान ही नहीं आएगा। भूख लगे तब नहीं, नियम से फिक्स टाइम पर खाना चाहिए। कोशिश करो कि हर 2-3 घंटे में, गृहस्थी आदमी की बात कर रहा हूं मैं, मेरे जैसे योगी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? एक गृहस्थी आदमी को 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए, ताकि एनर्जी लगातार बनी रहे। तो फिक्स टाइम कर लो, 2-3 बार खा लो। पूरे दिन में अनाज जो होता है ना, अनाज, आज के दिन लोगों की औकात नहीं है अनाज ज्यादा खाने की। 2 बार से ज्यादा कभी नहीं खाना चाहिए। फिक्स टाइम पर 2 बार। बेस्ट टाइम जो है अच्छा खाना खाने के लिए, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच, जो भी टाइम आप फिक्स करना चाहते हो, 10-15 मिनट ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 1 बजे का कर लो, इवनिंग में 4 से 7 बजे का कर लो। अगर मान लो 1 बजे खाया तो 7 बजे खा लो। इसकी वेरिएशन जो है ना, 1 बजे के बाद बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और 4 बजे से पहले फिर वो नहीं करना चाहिए। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप एक मील ले लो। ये जो मील है, एक मील प्रॉपर मील, रोटी सब्जी दाल दही जो लेना है लो, लेकिन एक मील आपका बिल्कुल हल्का सिंगल आइटम होना चाहिए। दलिया है, खिचड़ी है, पोहा है, उपमा है, या आपके यहाँ वो मिलती है ना, क्या खाते हैं ज़्यादातर, मूंग दाल का चीला खा लेते हैं। हाँ, चीला वगैरह है। ये चीज़ें जो है ना आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो टाइम है ना, फ्रूट्स हैं, सैलेड हैं, दूध है, ये चीज़ें लो। अब देखो हेल्थ अपने आप बन जाएगी। दैट इज द सेकंड नियम कि फिक्स टाइम। थर्ड जो नियम है, डिनर शुड बी लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। डिनर में अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं, डिनर में अगर आप दाल रोटी खा रहे हैं, डिनर में अगर आप दाल चावल खा रहे हैं, या पर बहुत आइटम सारे खा रहे हैं, कभी कभार कोई बात नहीं है, लेकिन रूटीन में अगर आप खा रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर। तो डिनर लाइटेस्ट होना चाहिए। डिनर और सोने में 2 से 3 घंटे का गैप होना जरूरी है। ये एक नियम बहुत ही ठीक है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है वाटर, पानी। 10 से 12 ग्लास कंपलसरी है। 70% हमारी बॉडी में पानी है। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो कल ही मेरा एक यूट्यूब के ऊपर मेरा एक प्रोग्राम आता है, जो बहन भाई 20 दिन नहीं लगा सकते मेरे साथ, तो एक प्रोग्राम आता है होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या। सुबह डेली 20 to 30 मिनट्स में आता हूँ, और एक एपिसोड मेरा डेली होता है वो। कल का एपिसोड है पानी के ऊपर। क्यों जरूरी है, आधे घंटे का है पूरा। क्यों पानी पीना चाहिए, कितना पानी चाहिए, कैसे पीना चाहिए, वो एक बार आप देखो, और उसमें सारा जो है ना डिटेल में समझ में आ जाएगा। पानी से रिलेटेड सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन रफली अगर मैं बताऊं, 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए, घूट घूट के पानी पीना चाहिए, और हर घंटे में 1 गिलास पानी का नियम बना लो। रात को कम पीना चाहिए, सुबह से लेके इवनिंग तक ज़्यादा पीना चाहिए। और खाना के साथ नहीं पीना। खाने के साथ पानी 1 आध घूट अलग बात है, नहीं तो नहीं। आधे घंटे पहले पी सकते हो, 1 घंटे बाद पी सकते हो। ये पानी का मैंने सिंपल प्रिंसिपल बता दिया। कोई बहन भाई समझना चाहता है कि पानी कैसे हमारी बॉडी में काम करता है, तो वो उसका पूरा वीडियो एक बार देख लो, बस बात खत्म। पांचवा जो प्रिंसिपल है वो है मित आहार। मित आहार, हाँ जी। मित आहार का मतलब है ईट एज मिनिमम एज पॉसिबल। जितना कम से कम खाएंगे उतना बढ़िया है।
कम से कम खाओ। एक बार में ओवर ईटिंग, 1 चम्मच भी ओवर ईटिंग आपकी हेल्थ को खराब कर देगी, 1 चम्मच भी। इसलिए जितनी भूख है उसका 50% खाना है बस, यानी कि पूरा पेट भर के कभी भी नहीं खाना, आधा खाना है या 60-70% बस, इससे ज्यादा नहीं। इसको बोलते हैं मित आहार। ये 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं जी। एक सुपर प्रिंसिपल है, ऑलवेज टेक प्लांट, डाइवर्सिफाइड एंड बैलेंस्ड डाइट। आपको यह पता होना चाहिए कि पूरे दिन में मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। आज आपको पता है कि मुझे किसी पार्टी में जाना है, तो यार घर में जो है ना पराठे खाना जरूरी है क्या? यस, पता है मैं पार्टी में जाऊंगा, आज खाऊंगा ही, ठीक है, तो वहां खाऊंगा मैं। तो प्लानिंग के साथ डाइवर्सिफाइड का मतलब है एक ही तरह का खाना रोज नहीं खाना चाहिए, बदल बदल के खाना चाहिए। आपको पता है हमें लोगों को सिखाता हूं मैं, 30 ऐसे खाने हैं जो हर घर में आज भी अवेलेबल है। अगर वो खाए, रोज ब्रेड और बटर के पीछे क्यों पड़ना है भाई? रोज दाल रोटी के पीछे क्यों पड़ना है? आप खुद देखो आपके घर में कितनी चीजें हैं बनाने के लिए। आज अगर बनाओगे ना 30 दिन में नंबर आएगा उसका दोबारा। इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, पहले से ही हैं, सबके घर में है। तो उनको बदल बदल के खाओ ना, तो आदमी बोर नहीं होगा, क्रेविंग नहीं होगी उसके अंदर, वेट बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। बदल बदल के खाओ। तो डाइवर्सिफाइड डाइट। प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे हैं, एक अकेला ही प्रोटीन का सोर्स थोड़ी है, पनीर ही थोड़ी है, बहुत सारे सोर्स हैं यार। कभी चिल्ला बना लिया, कभी दाल ले ली, कभी पनीर ले लिया, कभी सोयाबीन ले ली, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ, बहुत सारे सोर्स हैं भाई। वो चने ले लिए, अलग अलग है। तो ये फिर आता है बैलेंस डाइट। हर एक को जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, ये क्या है? अनाज है। इनकी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, डेली फूड में चाहिए हमारे को। प्रोटीन्स जिसमें आ गया, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज से प्रोटीन ले सकता है, नहीं तो चना है, दालें हैं, या पनीर है, दूध है, ये सब प्रोटीन है। तो प्रोटीन लेना जरूरी है डेली। फिर इसके बाद फैट, ऑयल है, घी है, ये लेना जरूरी है डेली। आप ये लो। मैं कहता हूँ ज़्यादातर मोटापे से जो ग्रस्त लोग हैं घी खाते ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है ये। बहुत नुकसान करता है। फैट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स और हार्मोन्स सिर्फ फैट में ही काम करते हैं। नहीं होंगे तो बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी के स्किन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी, हार्मोनल इम्बैलेंस। आज लड़कियों को क्यों हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो रहा है, क्यों पीसीओडी हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने घी खाना बंद ही कर दिया। तो डेली 2-3 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। तो ये हो गया। फिर इसके बाद विटामिन्स, मिनरल्स, फ्रूट्स, सैलेड, ये खाने चाहिए। सब्जी खाओ, मर्जी है, सब्जी खाओ तो ये ना खाओ कोई ज़्यादा। जिस तरीके से हमारी इंडियन कल्चर में सब्जी बनाई जाती है ना, उसमें बचना कुछ होता नहीं है, तो वो टेस्ट के लिए तो ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बेसिक अपना पानी वगैरह है, ये पीना। तो ये हो गया बैलेंस डाइट है। ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, 5 बेसिक और 1 सुपर प्रिंसिपल। फिर 3 प्रिंसिपल और है, वो है, एक है होलिस्टिक फूड। अभी एक बार मैं क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जरूरी। आपने जो अभी इससे पहले लास्ट वाला जो लाइन बोला ना, हाँ, कि बोला कि आपने बोला कि हमारे घर में जैसे सब्जियां बनती है, उसमें कुछ बचता तो है नहीं, तो ऐसा क्यों बोला और उसका क्या उपाय, कैसे उपाय? मैं बताता हूँ। मैं जो बेसिकली जो हरी सब्जियां खाई जाती हैं, हरी सब्जी की बात करें, मोस्टली जो सब्जियों में जो होता है, 2 चीज़ों के लिए हम खाते हैं, एक तो विटामिन के लिए और एक मिनरल्स के लिए। यही मेन रिक्वायरमेंट हमारी यही है सब्जी से, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हम सब्जी पकाते हैं, और जैसे कुकर में पकाना, या बहुत ज़्यादा जो है ना उनका छौंक तड़का लगा कर जैसे पकाते हैं, विटामिन बी और सी हमारे को चाहिए इन सब्जियों से, ये मेन मकसद है। आपको पता है विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, थोड़ी सी भी हीट मिलती है ना वो खत्म हो जाते हैं। तो जिस पर्पज के लिए खा रहे हैं वो तो मिलना नहीं है, तो फिर खाने की क्या जरूरत है? फिर खाली टेस्ट के लिए खा रहे हैं। मैं सब्जी, इसीलिए मैं कभी लोगों को ये नहीं बोलता कि ये सब्जी खाओ वो सब्जी खाओ। मैं बोलता हूं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो तुम्हें अच्छी लगती है खा लो, क्योंकि उससे कोई मिलना कुछ है नहीं।
तो सैलड्स वगैरह खा सकते हरी सब्जी वगैरह से मिलना कुछ है नहीं, कुछ नहीं खाना। इसके लिए इसकी जगह खाओ होलिस्टिक फूड। अब होलिस्टिक फूड क्या है? सबसे पहले आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं, एक मीठे फ्रूट्स होते हैं, एक खट्टे फ्रूट्स होते हैं। 2 से 3 मीठे फ्रूट्स डेली खाने हैं। मीठे फ्रूट्स कौन से हो गए? एप्पल है, पपीता है, केला है, कस्टर्ड एप्पल है, और आपका स्ट्रॉबेरी है, ये हो गए, अंगूर हो गए। ये जो है ना, ये जो कैटेगरी है ज़्यादातर 2 से 3 अमरूद वगैरह, ये हो गए सीजन के फ्रूट, आप खा लो 2 से 3। ठीक है, ठीक, नियम बना लो। 2 से 3 का मतलब क्वांटिटी नहीं कह रहा मैं, टाइप्स, अलग अलग कलर के। 2 से 3 फ्रूट खा लिया। एक पपीता के पीछे मत पड़ो भाई रोज, डेली कभी कुछ खा लिया। रोज एप्पल के पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो सीजन में चल रहा है, कभी वो खा लिया, कभी वो खा लिया, ऐसे खा लो। 2 से 3 सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें आंवला है, नींबू है, संतरा है, माल्टा है, किन्नू है, ये जो सिट्रस है, पाइनएप्पल है, ये जो खट्टे जो फ्रूट्स हैं, 2 से 3 फ्रूट डेली कंपलसरी है। 2 तो आप ये ले ही लो, एक आंवला और नींबू, साथ में एक फ्रूट और ले लो कोई, कभी पाइनएप्पल ले लिया, कभी संतरा ले लिया, कभी माल्टा कुछ ले लिया, या जूस पी लिया, ये हो गया। तीसरी चीज आती है सैलेड, कच्ची सैलेड। 2 से 3 नियम बना लो। टमाटर है, प्याज है, खीरा है, गाजर है, मूली है, कच्चे मटर है, वो भी खा सकते हो। जब सीजन में कच्चे मटर खाओ, बहुत अच्छा है। तो पत्ता गोभी है, सलाद पत्ता है, इनमें से जो भी है आप 2 से 3 तो कम से कम रोज खा लेना चाहिए। ये जो आपकी है बेसिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। फिर इसके साथ मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, होलिस्टिक फूड की बात कर रहा हूँ, जो सब कुछ देते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध, पनीर, फिर आपका चीज़, घी, डेली 2 से 3 इनमें से कोई भी आप डेली ले लो। दही भी include, जैसे दूध, दही हो गया, लस्सी हो गई। 2 से 3 तो नियम बना लो कि लेना ही लेना है, जिसमें एक दूध हो गया, एक घी हो गया, ये तो कंपलसरी कर दो कि डेली 2-3 चम्मच घी लेना है और 2-3 गिलास दूध लेना है। ये बहुत। और बच्चों को तो 1-1.5 किलो दूध रोज पिलाना चाहिए। आजकल तो नेचुरोपैथी वालों ने जो ना ऐसा गदर मचाया हुआ है नहीं पीना कि दूध मत पियो, दूध से ये हो जाएगा। अरे यार, दूध से आप सोच के देखो क्या हो सकता है। एक बच्चा दूध पी के माँ का 6 महीने, साल महीने में कितना तंदुरुस्त हो जाता है। एक भैंस का बच्चा दूध पी के कैसे दौड़ने लगता है। तो यार, हम दूध पिएंगे तो कितनी वो होगा। लेकिन सूट जिनको नहीं करता, वो सिर्फ कुछ % लोग हैं जिनको सूट नहीं करता, बाकी को सूट करता है, और वो बहुत कम है। और वो बहुत कम है। तो दूध पीना चाहिए खूब, नहीं तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी भाई। ठीक है, दूध पीना चाहिए। लोग ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि हाथी कौन सा दूध पीता है बाद में, कौन सा जानवर बाद में दूध पीता है। अरे वो नेचुरल कंडीशन में रह रहे हैं, हम नेचुरल कंडीशन में नहीं रह रहे हैं। हमारे को जरूरत है, उनका जो खाना है वो खा रहे हैं, हम तो अपना खाना नहीं खा रहे हैं। तो इसलिए दूध बहुत जरूरी है, डेली पीना चाहिए। बच्चे को 1-1.5 किलो 2 किलो दूध पिलाना चाहिए रोज, तब उसकी हड्डियां मजबूत होंगी। हमने पिया है तो आज तक कोई दिक्कत नहीं होती भाई। इस उम्र में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गई, नट्स 2 से 3 नट्स बहुत ज़रूरी है। बादाम, काजू, अखरोट, मूंगफली, कोकोनट, ये नट्स हैं। ये डेली 2 से 3 ले लेना चाहिए। 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स, खजूर है, किशमिश है, मुनक्का है, और बेरीज हैं, ब्लूबेरी वगैरह जो भी हैं, ये हैं, क्रेनबेरी है, ब्लूबेरी है, कुछ भी मतलब 2 से 3, या अंजीर है, ये 2 से 3 ये ले लो रोज भिगो के। फ्रूट जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स है, पानी में भिगो के रात को भिगो दो, सुबह खा लो, बहुत अच्छा है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है ना, ये है होलिस्टिक फूड। अगर ये आदमी डेली ले रहा है, मैं तो कह रहा हूँ अकेले इनके ऊपर भी आदमी जिंदा रह सकता है, केवल इतने से। हाँ जी। लेकिन गृहस्थी आदमी है तो स्वाद भी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ अपना एक बार प्रॉपर खाना ले लो, एक बार थोड़ा सा हल्का खाना ले लो, ये हो गया। फिर आता है होलिस्टिक हर्ब्स। हाँ जी, बहुत जरूरी है आज के दिन, जिस तरह का एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं।
कुछ हर्ब्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डेली मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ होलिस्टिक ड्रिंक। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी, उसमें आधे से 1 नींबू, अगर नींबू किसी को सूट नहीं करता, एसिडिटी ज़्यादा करता है तो मत लो, नहीं तो 2 से 3 चम्मच आंवला जूस, 2 से 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जूस, ये मिक्स करके सुबह सुबह लेना चाहिए। इससे पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाती है बॉडी। मैं इतने 20 साल से मैं ले रहा हूं तो हेल्दी हूं। ये डेली लेना चाहिए। फिर इसके बाद अगर किसी को जरूरत लगती है तो किसी अच्छे आयुर्वेद के जानकार से जब जब रिक्वायरमेंट हो, ऑन ऑफ, उसमें कुछ चीज़ें आप ना ले लो। एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूं, एक होलिस्टिक हेल्थ पाउडर बना लो अपने घर में। होलिस्टिक, हमारे जितने भी फॉलोअर है सबके घर में मिलेगा ये होलिस्टिक हेल्थ पाउडर। वो टोटल हेल्थ के लिए है। 1 किलो अलसी लेना, आपके एरिया में तो अलसी बहुत होती है, 1 किलो अलसी लेना है, फ्लैक्स सीड्स जिसको बोलते हैं, 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम अजवाइन, इनको अच्छे से भून लो। भून के इनका पाउडर बना लो। पाउडर बना के इनको मिक्स कर दो। दही में, लस्सी में, जूस में, सब्जी में, दाल में, किसी में भी डाल के 2 से 3 चम्मच रोज खा लो। कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती आपको। डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, गट बहुत अच्छी स्ट्रोंग हो जाएगी इससे ये ले लो। बहुत अच्छा मतलब ये है। एक रात को सोने से पहले एक चीज ले लो, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम देसी खांड और 10 ग्राम काली मिर्च, इसका पाउडर बना लो। भूनना नहीं है, नॉर्मल पाउडर बना लो। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच ये डाल दो। मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जिन बहन भाइयों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तुरंत ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर इफेक्ट आता है इसका। ये मेरे यहाँ पर सब लोग लेते हैं। सभी, बिल्कुल सब लेते हैं। तो ये आप ये कर लो। तो ये कुछ हर्ब्स हैं जो मैंने बताई, अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। एक हमारी होलिस्टिक जो है ना हर्बल ड्रिंक आती है हमारी, 36 जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसमें चाय पत्ती नहीं होती कोई भी। 2 से 3 कप पीते हैं लोग, सारी जो है ना बैलेंस, वात पित्त कफ सब बैलेंस हो जाता है उससे। ये है हर्ब्स। तो मैंने बताया होलिस्टिक फूड एंड होलिस्टिक हर्ब्स। तीसरी चीज आती है जो है वो है एक रूल नंबर 72 एंड 24। ये मैं वेट लॉस के लिए, बीमारियों के लिए, स्ट्रेस के लिए, सबके लिए डाइट बता रहा हूँ। ये रूल नंबर 72 एंड 24, ये रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 24 जो है वो है हैवी डाइट के लिए, और रूल नंबर 72 है अनहेल्दी डाइट के लिए। बॉडी का मैकेनिज्म है, वो समझना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 24 क्या कहता है कि आप अगर कोई भी किसी भी टाइम हैवी डाइट लेते हो, जैसे आज मन कर रहा है ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाने का, खाओ। आज मन कर रहा है पराठे खाने का, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका लंच और डिनर दोनों लाइट होने चाहिए। उसमें अनाज होना ही नहीं चाहिए। अगर आज आपका मन कर रहा है बाहर लंच करने का, करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिनर क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। आज मन कर रहा है डिनर बाहर करने का, अगले दिन आपका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। लाइट छोड़ना नहीं है, करना जरूर है, लेकिन लाइट का मतलब है कि उसमें अनाज नहीं होना चाहिए, हैवी प्रोटीन डाइट नहीं होनी चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स ले लिया, सैलेड ले ली, स्प्राउट्स ले लिया, नट्स ले लिया, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो 24 घंटे का हिसाब अगर आपने 24 घंटे में नहीं किया, फैट के रूप में इकट्ठा हो जाएगा वो। ये सीधा सा प्रिंसिपल है। इसको बोलते हैं रूल नंबर 24। रूल नंबर 72 क्या कहता है? अनहेल्दी डाइट। कोई भी अनहेल्दी डाइट अगर आप लेते हैं तो वो अनहेल्दी डाइट जब आपके अंदर जाती है उसको 72 आवर्स निकलते हैं पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई होने में। तो इसलिए आपको क्या करना है? आज आपने अनहेल्दी डाल दिया, कल फिर अनहेल्दी डाल दिया, वो तो निकलेगा ही नहीं, कभी भी इकट्ठा होता जाएगा, वो बॉडी के ऑर्गन्स को खराब कर देगा। तो आज अगर आपने अनहेल्दी खाया है तो अगले दिन सुबह से आपका नियम शुरू हो गया, आज खाना है, खा लो जो खाना है। अगले दिन नियम शुरू हो गया कि 72 घंटे तक कोई भी अनहेल्दी डाइट मेरे अंदर नहीं जाएगी। और अनहेल्दी डाइट 2 तरीके की होती है। इसका मतलब क्या है? 3 दिन आपको पूरी तरह से हेल्दी खाना है,
और अनहेल्दी दो तरह की डाइट मानता हूं मैं। एक होती है वो अनहेल्दी डाइट जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और एक होती हैं जो कम खतरनाक हैं, ज्यादा नुकसान नहीं करती हैं। दो कैटेगरी हैं ये। अब ज्यादा खतरनाक वाली कैटेगरी कौन सी है? नंबर 1, नमकीन। ज्यादा खतरनाक वाली? हाँ जी, ज्यादा खतरनाक वाली नमकीन, बिस्किट, सॉस, पैक्ड जूस, रोस्टेड फूड, रोस्टेड ग्रेन्स, सो कॉल्ड हेल्दी, ये शुगर, मीठा जो है, चीनी, ये ज्यादा खतरनाक है। रोस्टेड जो आपने बोला वो भी बहुत खतरनाक है। शुगर, वाइट शुगर और वाइट नमक सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सारी चीजें हैं आपकी गट को खराब करती हैं, तो ये एकदम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक है ये। और हम ये समझते हैं रोज बंदा बिस्किट खाता है, चाय के साथ 2 बिस्किट, नमकीन भी। ये सबसे ज्यादा। चाय बहुत खतरनाक है, कॉफी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये चीजें बंदा ये सोचता है कि ये इतना नुकसान नहीं करती हैं और ये रेगुलर लेता है, रोज लेता है। इसलिए मैं इनको ज्यादा खतरनाक मानता हूं, क्योंकि आदमी इनको रूटीन में डेली लेता है और उसको ये पता ही नहीं है कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब करने वाली ये है, आपकी गट को खराब करने वाली, पूरा डाइजेशन खराब यही करती है। और कुछ तरीके के अचार गलत, आजकल जो एक आते थे पुराने जमाने के अचार, घर वाले जो फर्मेंटेड होते थे प्रॉपर, वो गट के लिए अच्छे होते थे। आज जो अचार डलते हैं ना, वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होते हैं। मुरब्बा इसी कैटेगरी में आ रहा है। मुरब्बा? हाँ जी, अचार मुरब्बा इसी कैटेगरी में है ये। तो जो आंवले का मुरब्बा जो मिलता है मार्केट, बिल्कुल भी कभी भी नहीं लेना चाहिए, बहुत खतरनाक है आंवले का मुरब्बा। ये सुन लो सारे, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सारे आंवले वाले बहुत सारे ये गलती। नहीं, आंवला अगर लेना है तो या तो फ्रेश आंवला लो, उसका जूस निकालो और या वैसे खाओ जैसे मर्जी। अरे उसका घर में जो है ना, आराम से उसका वो आंवले का वो लिया, 2-3 दिन चल जाता है, उसको थोड़ा सा छोंक वगैरह करके जो कर लो, क्योंकि आंवला एक ऐसा पदार्थ है जो गर्म करने से उसकी विटामिन सी खत्म नहीं होता। हमारे घर में सबका हो जाता है। हमारे घर में तो अचार भी बना लेते हैं। हाँ वो है, लेकिन लंबे टाइम का मत बनाओ। हफ्ता चल गया कर लो, फिर बना लो, जब सीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आंवले का जूस पी लो, कोई प्रॉब्लम मुरब्बा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुरब्बा जो है अल्कज को इतना मीठा, और च्यवनप्राश कभी नहीं खाना चाहिए। च्यवनप्राश भी बहुत खतरनाक है। चीनी है और कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अरे च्यवनप्राश में जो जड़ी बूटियां डलती थी जो पहले, वो कोई नहीं डालता भाई जड़ी बूटियां। अब कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। च्यवनप्राश खाना, मैं तो कभी भी जिंदगी में खाता ही नहीं च्यवनप्राश में कभी भी। एक बार मैंने च्यवनप्राश खाया था खुद बना के, नानी याद आ गई थी मेरे को च्यवनप्राश बनाना। मैंने प्योर च्यवनप्राश एक एक जड़ी बूटी खुद चुन के मैंने उसमें डाली, और मैंने कोई चीनी नहीं डाली, उसके अंदर हनी डाला मैंने और वो बनाया। आपको पता है मेरी कॉस्ट कितनी आई थी खुद की? आधा किलो च्यवनप्राश की 650 रुपये कॉस्ट आई थी, सिर्फ कॉस्ट 650। एक बात बताओ, 1 किलो च्यवनप्राश अगर मैं बेचूंगा 1300 रुपये की कॉस्ट, अब उसके ऊपर मार्केटिंग वो सारे लेते, 2500 से कम में तो नहीं आने वाला। 2000 से कम नहीं आएगा। हाँ, आएगा क्या? नहीं आएगा। कौन लेगा उसको? कोई नहीं, मतलब सबको 300 रुपये का चाहिए, ठीक है, लोगों को 300 रुपया। मैंने 1 लोट तो बनाया एक बार, ठीक है, बेचना मुश्किल हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं जो मार्केट में च्यवनप्राश आता है, आपके मैं सारे दर्शकों को बता रहा हूं, वो च्यवनप्राश कभी भी 1 चम्मच भी खाना नहीं चाहिए। वो चीनी घोल रखी है और कुछ नहीं है उसके अंदर। और बच्चों को खिलाते हैं, ठीक है, नहीं, किसी बच्चे को च्यवनप्राश खिलाओ मत। अरे यार, जो फ्रेश चीज है ना वो खिलाओ। जो अनहेल्दी डाइट एक मैंने ये बता दी, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अगर खानी है तो एज ये मान के चलो कि मैं ये पिज्जा बर्गर की तरह खा रहा हूं। कभी कभी बिस्किट खा लिया कोई बात नहीं, कभी बर्गर खा लिया कोई बात नहीं, उसी की तरह। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी है जिसको मैं नुकसान ज्यादा नहीं करती, वो कम करती है नुकसान, बर्गर, पिज्जा, समोसा, छोले भटूरे, रेस्टोरेंट का खाना, ये कम नुकसान करती है। क्यों कम करती है? कोल्ड ड्रिंक डाइट को ज्यादा नुकसान करती है, कोल्ड ड्रिंक कम करती है नॉर्मल वाली। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि ये नुकसान करती है, तो आदमी कम खाएगा। यस। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिसर्च हुई है ये यूएसए में, कि आदमी हेल्थ, ये जो चीजें हेल्दी समझ के ज्यादा खाता है, इसलिए मोटापा बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। और वो चीजें जो है ना आदमी कम खा रहा है,
ये देखो मार्केट तो बहुत बड़ी है भाई, तो चालाक है बिजनेसमैन तो बहुत चालाक होता है, तो वो क्या करता है, वो कह रहे हैं यार कोल्ड ड्रिंक पी नहीं रहे, अब हेल्थ के चक्कर में पड़ रहे हैं, वो बना दी शुगर फ्री बना दी, बहुत खतरनाक है शुगर फ्री, डाइट कोक, डाइट पेप्सी ये बना दी, तो पियो जी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो अगर कोई किसी को वेट लॉस करना है, देखो मिनिमम 1 घंटा अगर कोई वर्कआउट एक्सरसाइज योगा नहीं कर सकता ना, पहले उसको नमस्ते बोलना चाहिए, वेट लॉस को करना ही नहीं चाहिए। ओके ठीक, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, योगा या वर्कआउट, प्राणायाम और डाइट, अगर ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन से अगर वो करता है तो 100% 100% वेट लॉस होना ही होना है, और हेल्दी तरीके से होना है, और सब कुछ इंजॉय करते। इसीलिए मैं बोलता हूं पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, छोले भटूरे खाओ, वेट लॉस होगा, लेकिन नियम बना के। ये नहीं है कि रोज ही उससे होना, अभी छोले भटूरे खा लिए, कल पिज्जा खा लिया, परसों कुछ और खा लिया, आज पराठे खा रहे हैं घर में, रोज नहीं खा सकते भाई। ये वाला जो आपने लाइन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से जो ये बोल रहे हैं ना, इसको प्लीज़ बढ़िया से रिमाइंड कर करके 2 बार 3 बार देख लेना, ताकि ये क्लियरिटी मिल जाए। क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना, अदरवाइज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपने बता दिया ना कि ये मान लो रिजल्ट मिलेगा ही, मिलना, रिजल्ट तो मिलना ही है ना, का तो गुंजाइश नहीं है ना भाई, सीधी सी बात है, इनपुट और आउटपुट है। आप जितना डाल रहे हैं, अगर यूज ही नहीं करेंगे तो इकट्ठा तो होना ही होना है आपके अंदर, तो वेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसी प्रिंसिपल हम सबसे पहले लोगों को यही बेसिक प्रिंसिपल सिखाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते इसको सिखाने के लिए। जो लोग 10, 15, 20% लोगों को बेनिफिट है इन्हीं से मिल जाता है, लेकिन 100% को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि फॉलो नहीं करते। हाँ, तो उसके लिए हम डंडा मार मार के फॉलो करवाते हैं। यस, उसके लिए उंगली पकड़ के चलाते हैं, डायरी बनाते हैं, उसके लिए रोज प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं, एक बंदा सिर के ऊपर बिठा देते हैं, तब एक होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम चलता है हमारा यही करने के लिए। ओके ओके। और अभी जो एक लास्ट में आपने बोला था कि जैसे बिस्किट्स के बारे में, तो एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि चॉकलेट तो हम अपने बच्चों को मना करते हैं, हाँ, और बिस्किट तो हम डेली दे देते हैं, तो बिस्किट एक ही बात है। ओके, आप बिस्किट भी कभी कभी मतलब चॉकलेट खाने में, कभी कभी बिस्किट खाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको अनहेल्दी कैटेगरी में ही मानो ये सारी चीजें, लेकिन ये कभी कभी खाई जाती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए। मजे के लिए आदमी कभी कभी खाता है, डेली नहीं, डेली नहीं। डेली, अब एक बात बताओ मेरे को, बहुत ही बढ़िया सा सवाल पूछता हूं आपसे मैं। एक बंदा शादी में गया किसी की पार्टी में, आज हर पार्टी में हर जगह एक सिस्टम हो गया, पहले मिलेंगे स्टॉल फ्रूट्स के, फिर मिलेंगे स्नैक्स के, फिर मिलेंगे वो खाने के, सब्जी रोटी वगैरह सब, यही सब जगह ये चलता है। फिर मिलेंगे स्वीट्स का कॉर्नर, ये 4 चीजें होती हैं, और लास्ट में आइसक्रीम। ठीक है, हाँ वो आइसक्रीम और ये सारी, यही चलता है सब जगह। मैं कहता हूँ शादी में या किसी भी पार्टी में जाके जो बंदा फ्रूट्स खाता है ना, मेरी नजर में उससे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई है ही नहीं। क्यों खाए भाई फ्रूट्स रोज खाने की चीज है, वहां आए हैं तो वहां क्यों खाए, क्यों खाना है भाई। जो बंदा शादी में जाके रोटी खाता है उससे बड़ा बेवकूफ नहीं, रोटी तो रोज खाते हैं भाई, रोटी में कौन सा वहां चेंज आ जाएगा, मुझे ये बताओ। सब्जी वही बनती है, कोई उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो वो रोटी और सब, मैं कभी नहीं खाता शादी किसी पार्टी में जाता हूं, मैं रोटी सब्जी और फ्रूट कभी नहीं खाता। फ्रूट मैं खा लेता हूं कभी एक आध बार, कौन सा, अगर कोई ऐसा फ्रूट खाता जो मैं रूटीन में नहीं खाता, अरे यार कुछ नया आया है, कुछ है तो टेस्ट कर लिया, नहीं तो फ्रूट खाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, शादी में जो बंदा बैठ के खाना खाता है पार्टी में जाके, उससे बड़ा बेवकूफ नहीं, क्योंकि बैठ के तो उसको यही पता नहीं चलना कितना, अरे घूमता रहेगा तो थोड़ा सा डाइजेस्ट भी तो होता रहेगा। शादी में पार्टी में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। लोग बोलते हैं कि हमें खाना बैठ के खाना चाहिए सब जगह, नहीं, वहां पर चबा चबा के खाओ, एक कॉर्नर से लगो, वहां पर जो प्रॉपर जो चीज आपको स्पेशल मिल सकती है ना, स्नैक्स मिल सकते हैं, वो अलग, हर जगह अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। वो जो क्रीम और वो बना डाल के तेल, वो ऐसा मतलब अडल्ट्रेटेड ऑयल डाल के जो सब्जियां बनाई है, कौन तेरे लिए देसी घी डालेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो वो चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। और फिर वो जो मीठे वाला काउंटर है, एक आधी चीज टेस्ट कर लो, लेकिन सारी खाना जरूरी, 1-2 चम्मच टेस्ट कर लो, 1-2 चम्मच वो करनी। क्वांटिटी कंट्रोल करना, देखो वेट लॉस के लिए क्वांटिटी और
क्वालिटी, ये दो चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कौन से टाइप का फूड ले रहे हो और कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, सारा खेल। अगर आप बंदा थोड़ा थोड़ा बार बार खा रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बार बार नहीं, बहुत ज़्यादा खा रहा है या खा ही नहीं रहा है, हाँ वो भी दिक्कत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संभाव में नहीं रहता है, या तो एक दिन ठूस ठूस के खाएगा, दूसरे दिन भूखे मरेगा, तो बीमार तो होगा ही भाई, सीधी सी बात है। तो बैलेंस वहाँ पे, तो ये जो है ना मेरे लिए ये होलिस्टिक हेल्थ ये है, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं हम। इसके साथ हमें उनके लिए कंपलसरी होता है योग आसन करना, डेली 1 घंटा देना होता है, प्राणायाम मेडिटेशन आधा घंटा देना होता है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो एक ना लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि जैसे हम भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें कराते हैं, तो उसमें जैसे जो थोड़े से आज के लोग हैं ये मतलब वर्कआउट की तरफ, वर्कआउट में रनिंग, जॉगिंग, बाहर पार्क में घूमना, एक्सरसाइज करना, योगा तक तो बात मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा प्राणायाम और ध्यान की तरफ बात कम मानते हैं। इनको मनवाओ आप, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण है, मैंने तो जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। 1 घंटे एक तरफ आप प्राणायाम करो और 1 घंटे योगा करो या जिम करो, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। ठीक है, ठीक है। हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च किया, पिछले 20 साल में 25,000 तो मैं सामने बिठा के कर चुका हूं। मेरी वर्कशॉप होती है, मान लो 100 लोगों के वर्कशॉप होती हैं, मैं ग्रुप बना देता हूं। ये ग्रुप 20 दिन, इसको रोज 1 घंटा योगा कराना है, 1 घंटे, ठीक है ना, और इस ग्रुप को रोज सिर्फ प्राणायाम मेडिटेशन कराना है। आपको बताऊं रिजल्ट किस में ज्यादा मिलता है, प्राणायाम और मेडिटेशन में। सबसे बड़ी दिक्कत ये, लोग पता है क्यों एक्सरसाइज और ये ज्यादा करना चाहते हैं, वो आसान है करना, प्राणायाम मुश्किल है। वो 10 मिनट उनको यूं लगता है बैठना पड़ेगा, बोर हो जाएंगे। और वो योगा वॉक कर लेगा, जिम कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, क्योंकि फिजिकल वो कुछ कर नहीं रहा है तो उसको लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो करता है तो उसको थोड़ा सा लगता है। लेकिन रिजल्ट अगर लेना है, अगर एक आदमी का 100 किलो 150 किलो वेट है ना, उसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होनी ही नहीं है उससे। यस यस यस, सीधी सी बात है। 150 किलो वेट है, कहां से एक्सरसाइज करेगा। मैं बताता हूं, एक इंजीनियर आया मेरे पास अभी 6 महीने पहले की बात है, मेरे यूट्यूब पर उसका टेस्टिमोनियल भी डला हुआ है। सीवियर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी का प्रॉब्लम, और उसका वेट 120 किलो। और वो बंदा 1.5 घंटा उसने मेरे साथ लगाया 6 महीने के लिए, 40 किलो वेट कम किया उसने 6 महीने में, और कोई भूखे में नहीं मरा। ये जो प्रिंसिपल्स बताए हैं ये फॉलो किए, और डेली उसने रिपोर्टिंग की। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है सारे कंसल्टेंट का उसका, और उसमें डेली रिपोर्टिंग, आज मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, और इस टाइम मैं सोया, इस टाइम उठा, ये मेरा लाइफस्टाइल था, और इतना मैंने किया, और ये आज मेरा वेट है 40 किलो। मेरे पास कितने एग्जाम्पल हैं, जिसने किसी ने 3 महीने में 20 किलो किया, किसी ने 25 किलो किया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। होलिस्टिक अप्रोच से, होलिस्टिक अप्रोच मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सब चीज़ों पे काम करना है। तो इसलिए योग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे जिम कर रहे हैं तब भी थोड़ा सा 20 से 30 मिनट योग, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साथ में प्राणायाम 20 to 30 मिनट डेली। मैं कहता हूँ अगर कुछ और नहीं होता है तो 2 ही प्राणायाम कर लो भाई, कपालभाति और अनुलोम विलोम। और लेकिन अनुलोम विलोम में बहुत बड़ी गलती करते हैं आज लोग जो योग कर रहे हैं उससे कोई रिजल्ट नहीं आता है, इसीलिए लोग नहीं कर पाते। क्यों रिजल्ट नहीं आता? क्योंकि करते ही गलत है। 99% योग के जो जुड़े हुए टीचर्स हैं, पहली बात तो वो योग से जुड़ना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने तो अपना एक नौकरी का धंधा बनाया था कि भाई मेरे को इससे मैं कमा लूंगा। इसलिए 90% की तो मैं गारंटी देता हूं खुद प्रैक्टिस ही नहीं करते। यस यस यस। कौन सा योग? मैंने 5 घंटे प्राणायाम किया है, मैंने 5 घंटे मैंने तराजू के ऊपर बैठ के मैंने 5 हजार कपालभाति के स्ट्रोक लगा के देखे हुए हैं रिसर्च करने के लिए। इतना जो मैं ये चीजें बोल रहा हूं, पूरा एक एक प्रैक्टिकल, एक खुद के ऊपर, फिर हजारों लोगों के ऊपर। मेरा मैक्सिमम जो है, मेरा प्राणायाम प्रैक्टिस बताऊं मैं 5 घंटे लगातार। एवरेज मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं डेली जो है 1 घंटा प्राणायाम करता हूं डेली। और मैंने जो लोगों को करवाया है, मेरी क्लास में 2-2.5 घंटे प्राणायाम करने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। ओके ओके। प्राणायाम से हम योग रखते हैं ऑप्शनल, भाई 1 घंटा योग है, 2 घंटे मेरा सेशन होता है, टोटल 3 घंटे का सेशन होता है होलिस्टिक लाइफ का। 2 घंटे मैं आऊंगा, 1 घंटे जो है आपको
योग है वो ऑप्शनल है, करो तो करो, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 घंटे करना है। और उस 2 घंटे में मैं क्या कराता हूं? 3 काम कराता हूं। नंबर 1 प्राणायाम, नंबर 2 मेडिटेशन, नंबर 3 नॉलेज। नॉलेज बिठा के नहीं ले सकता, हम ऐसे बैठे ऐसे मेरी क्लास में बात नहीं कर सकता कोई, साथ में प्राणायाम करेगा और साथ में नॉलेज लेगा। ओके, प्राणायाम करते हुए नॉलेज लेगा, उसके बिना नहीं। ये मैं सिखाता हूं मैं। फिर क्यों गलती कर रहे हैं ज्यादातर लोग? पहली बात तो ज्यादातर हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो भी प्रॉपर सिखाती ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सरसाइज पे ही ध्यान देती हैं। क्योंकि आज मॉडर्न जमाने में, पुराने जमाने में नहीं था ये, मॉडर्न जमाने में योग का मतलब एक्सरसाइज ही समझा जाता है। लेकिन योग में मेन जो चीज है वो है प्राणायाम, मेडिटेशन, ये मेन चीज है। तो प्राणायाम में जो सबसे बड़ी गलती, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, अकेला एक प्राणायाम ऐसा है, अगर बंदा 10-15 मिनट डेली कर ले, चमत्कार हो सकता है। जैसे आपकी एक्सरसाइज की, आपने 10-15 मिनट उसने प्राणायाम कर लिया। अनुलोम विलोम जो गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूं। पहली बात तो वायु मुद्रा में करना चाहिए प्राणायाम। ये जो उंगली है फर्स्ट, ये अंगूठे की जड़ में ऐसे लगा देनी चाहिए, इसको वो वायु मुद्रा बोलते हैं। दोनों हाथ में, कमर गर्दन हमेशा सीधी होनी चाहिए जब भी प्राणायाम कुर्सी पे बैठ के करें, बेड के ऊपर बैठ के करें, जमीन के ऊपर बैठ के करें, कार की सीट पे बैठ के करें, कहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह कर सकते हैं। पीठ सीधी हो, बस पीठ सीधी होनी चाहिए। उसके बाद जैसे नोस्ट्रिल, एक नाक को चाहे राइट करो चाहे लेफ्ट करो पहले, इससे भी बड़ा फर्क नहीं पड़ता। एक नाक बंद किया आपने, इसी मुद्रा में रह के ऐसे, ठीक है, पूरा श्वास अंदर भरना है। 3 से 5 सेकंड का टाइम लगेगा भरने में। लोग ऐसे करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना, फायदा ही नहीं मिलना। क्या करना है? पूरा श्वास अंदर भरना है और फिर ऐसे नाक बंद कर देनी है पूरी तरह से। कम से कम 5 से 10 सेकंड काउंटिंग कर लो मन में। 5 सेकंड से शुरू करो और धीरे धीरे इसको बढ़ा के 10 सेकंड तक लेके जाओ। ये हो गया, ठीक है। और फिर पूरी श्वास बाहर छोड़ दो लगातार पूरी, और फिर इसके बाद बंद मत करो, 1-2 सेकंड रोको, बंद मत करो, लेकिन पूरी अंदर भरो। फिर बंद कर दी, और फिर इसके बाद 5 से 10 सेकंड रोका और पहली से बाहर छोड़ दिया। 1 राउंड हो गया। ऐसे करके 20 राउंड लगा दो। 20 राउंड लगाने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट का टाइम हो गया। बिल्कुल। अगर आपने कर लिया, लास्ट में ऐसे करो, यानी कि 1 सेकंड में लिया, 1 सेकंड में छोड़ दिया, और फिर लास्ट में थोड़ा सा फास्ट कर दो, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम, 10-10 बार ये कर लो। ये है पूरा रियल तरीका। ये जो प्राणायाम करेगा ना बंदा, देखो प्राणायाम करने से ऑक्सीजन का रोल नहीं है ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड को टॉलरेट करने की शक्ति बढ़ती है प्राणायाम से। और ज्यादातर लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते। लोग ये समझते हैं मैं ऑक्सीजन ज्यादा ले रहा हूं तो फायदा मिल रहा है। अरे ऑक्सीजन तो तू जितनी लेगा उतनी बाहर भी वापस भी आ जाएगी, क्योंकि ब्लड तो जितनी ले सकता है उतनी ही ले पाएगा, ठीक है। अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड होल्ड करते हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड रुकती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक एक नस को खोल देती है। उससे धीरे धीरे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की टॉलरेंस पावर बढ़ती है और वो सीधा ब्रेन के ऊपर काम करती है, नसें आपकी स्ट्रोंग हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप 10-15 मिनट अनुलोम विलोम कर लें, और ये मैं एक नॉर्मल बंदे के लिए बता रहा हूं मैं, अगर आपको बीमारी है, कैंसर है, 1 घंटा अनुलोम विलोम करना है भाई। अगर आपको मोटापा 150 किलो वेट है, 1 घंटा अनुलोम विलोम करो, बैठे बैठे करते रहो। एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, थोड़ी बहुत कर लो, ये तो हो भी जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम कर लो थोड़े से, ठीक है। एक कपालभाति कर लो, ठीक है। कपालभाति भी गलत करते हैं लोग, जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं, बहुत आराम से। 1 मिनट में मुश्किल से 30-40 स्ट्रोक लगने चाहिए बस। 1 मिनट, 1 सेकंड में एक नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता, ठीक है। वो बंदा बहुत ज्यादा जिसकी प्रैक्टिस हो वो कर ले, वही कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। तो 1 मिनट में 30 से 40 उसके कपालभाति के स्ट्रोक लगाओ। रोज 500 स्ट्रोक लगा लो। मेरा नियम है, मैं डेली 10 से 15 मिनट मिनिमम
मिनिमम बता रहा हूँ, बीच बीच में ज़्यादा भी करता हूँ जब टाइम होता है तो। मिनिमम 10 से 15 मिनट का अनुलोम विलोम करता हूँ। 500 कपालभाति के स्ट्रोक लगते हैं। फिर बाकी जो है ना भ्रामरी, ओम चैंटिंग ये होते हैं। तो इससे जो है ना पूरा आपको आधा घंटा लगता है और पूरा बेनिफिट मिलता है। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं तो आधा घंटा कर लो, नहीं है तो जी थोड़ा सा कम कर लो, 15 मिनट लेकिन कर करो। लो। करना कंपलसरी है। मैं माताओं बहनों से जो है ना एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर घर में कोई भी मिनिमम 10 से 15 मिनट अगर प्राणायाम नहीं करता है उसको खाना मत दो, बंद कर दो, बच्चों को भी खाना ही मत दो। नहीं, बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। नहीं, अगर खाना, मैं कह रहा हूं ना, अगर नहीं करेंगे तो बीमारियां लगेंगी भाई। ओके ओके सर, लास्ट हाँ एक और पूछ लेता हूँ खाली, इसी से रिलेटेड, प्राणायाम से रिलेटेड, कि थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता दें कि डीप ब्रीदिंग कितनी ज़रूरी है। और मतलब हम जैसे अब जो बोलते हैं कि आज के डेट में हम सबकी ब्रीदिंग ऐसी होगी कि थोड़ी शैलो हो गई है, हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते, तो करने के क्या फ़ायदे हैं और कैसे करें? देखो, 2 तरह की ब्रीदिंग होती है, योग के हिसाब से बात कर रहे हैं। 2 तरह की ब्रीदिंग होती है। एक होती है उज्जयी ब्रेथ, एक होती है भस्त्रिका ब्रेथ। हाँ। भस्त्रिका ब्रेथ होती है ये भस्त्रिका ब्रेथ है। भस्त्रिका एक संस्कृत का शब्द है जिसको बोलते हैं धोकनी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका नाम दिया कि लोहार की धोकनी के तरह श्वास लेना और श्वास छोड़ना, वो भस्त्रिका है। तो इसमें क्या होता है, श्वास की गति थोड़ी सी तेज होती है और उसकी आवाज आती है, जैसे श्वास लेने की भी और छोड़ने की आवाज आ रही है। इस समय टाइम जो लग रहा है 2-3 सेकंड लेने में लग रहा है, 2-3 सेकंड एक्सेल करने में लग रहा है। तो ये भस्त्रिका ब्रेथ है। ये जो भस्त्रिका ब्रेथ है, ये थोड़ी सी क्या होता है, क्योंकि हमारा जो मेन मैकेनिज्म चलता है वो लंग्स में चलता है। भाई सांस और तो कहीं जाएगी नहीं, लंग्स में ही श्वास जाएगी। तो लंग्स में क्या होता है कि जब हम श्वास भस्त्रिका ब्रेथ ले रहे हैं या हमारी नॉर्मल जो श्वास चलती है, तो उसमें थोड़ी सी जो है ना श्वास जा रही है और बाहर आ रही है। तो भस्त्रिका में थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल जाती है। लेकिन जब वहाँ पर एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो अगर हम फास्ट जब करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आपने देखा होगा कि जिस जानवर की श्वास लंबी होगी उसकी उम्र ज़्यादा होगी, और जिसकी, जैसे हमारी 100 साल के आसपास है तो हमारी मीडियम रेंज में आते हैं हम। अब कछुआ है, जैसे मुश्किल से 1 मिनट में 4 सांस लेता होगा, 400 साल जीता है। कुत्ता है 10-12 साल जीता है, तो वो है। तो हमारा जो श्वास है ना, हम मीडियम रेंज में आते हैं। तो हमारी जो श्वास है थोड़ी सी, क्योंकि माइंड भी चलता रहता है, नाक भी बंद रहती है आजकल, तो सैलो ब्रीदिंग हो गई है, थोड़ी सी जाती है और थोड़ी सी बाहर आती है, तो पूरा खाली भी नहीं होता और भरता भी नहीं है। तो अब क्या होता है, डीप ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, उज्जयी ब्रेथ को। उज्जयी ब्रेथ क्या होती है, इतनी स्लो होती है कि आपको खुद को भी नहीं पता चलता कि श्वास ले रहा हूं कि छोड़ रहा हूं। तो धीरे धीरे लंबी श्वास भर रहे हैं, जिसको आप डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। तो गहरी गहरी बन रहे हैं। अब क्या होगा, अब जो यहां पर डायफ्राम होता है, एक झिल्ली होती है, एक मम्ब्रेन, मस्कुलर मम्ब्रेन बोलते हैं उसको, वो ऐसे होती है डोम शेप्ड, वो आगे से शुरू होकर पीछे तक जाती है। आपने देखा होगा डॉक्टर जब चेकअप करता है आवाज स्टेथो लगा के, तो वो आगे से भी करता है और पीछे से भी करता है। जब कोई हमारे को इन्फेक्शन वगैरह, तो वो ये देखता है कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो वो डायफ्राम पीछे तक गया होता है, तो वो ऐसे डोम शेप्ड होता है। अब जब हम अगर श्वास डीप करते हैं तो हमारे लंग्स है ना पूरी तरह से श्वास से भर जाते हैं, और क्योंकि हम टाइम ले रहे हैं तो वहां पर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो पाता है। और जो हमारी डेड सेल्स हो गई है, मतलब इनएक्टिव पैसिव सेल हो गई है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे वो जीवित हो जाती है। तो हमारी लंग्स की धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये मेनली जो है ना बेनिफिट वो करती है डीप ब्रीदिंग। ओके, थैंक यू। मेरे हिसाब से काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी लोगों को,
काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जिस टाइप का ये पॉडकास्ट है, एक तरह से पॉडकास्ट नहीं है, एक तरह से ये पूरा का पूरा एक मास्टर क्लास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको देखना और घर वालों को सबको दिखाना, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, अगर वो सबको दिखाना है, क्योंकि केवल वेट लॉस की बात नहीं हो रही थी, केवल मोटापा के बारे में बात नहीं हो रही थी, ये पूरी लाइफस्टाइल के बारे में बात हो रही थी। और ये आई थिंक सभी के लिए एप्लीकेबल है, राइट? सबके लिए सभी के लिए एप्लीकेबल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।